बस आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऋषभ सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम उस ग्रेविटेशन चैप्टर के लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में जो प्रश्न का नेचर है, एग्जाम किस तरीके से प्रश्नों को घुमाकर आपके सामने रखता है और जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सारी चीजें आज आपको समझ में आएंगी। हो सकता है इसे खत्म करने में लगभग 2 क्लासें लगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है 2 क्लासों में खत्म हो। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा एक बार चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम करती है। यह आइजैक न्यूटन यानी न्यूटन से पहले किसने बताया? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। केवल 10 से 15 सेकंड का आपको समय मिलेगा। केवल 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। किसने बताया? फटाफट बताएंगे सभी लोग। पहले का डी, महिमा यादव, पहले का डी। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही उत्तर है। आइजैक न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त एक भारतीय वैज्ञानिक हुए, भारतीय खगोल शास्त्री हुए। इनका नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त। तो इस बात को याद रखेंगे, भारतीय खगोल शास्त्री। खगोल का मतलब जो अंतरिक्ष में स्थित चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय खगोल शास्त्रीय। और उनका नाम क्या था बेटा? ब्रह्मगुप्त। क्या नाम बताया था? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। इन्होंने बेटा सर आइजैक न्यूटन से पहले केवल बता भर दिया था कि भैया पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। चलिए, पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी हम बात करेंगे जॉन एडमस। जॉन एडमस। फटाफट सभी लोग बताएंगे। फटाफट बताइए सभी लोग, किसने दिया? चलिए, दूसरे का सी बिल्कुल सही उत्तर है। बेटा सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षण के लिए जो बल उत्तरदायी है वो बल का फॉर्मूला इन्होंने बताया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। बिल्कुल सही है। चलिए, तीसरा प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सार्वभौमिक को बेटा यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द साइंटिस्ट? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कॉपरनिकस और ऑप्शन डी आइंस्टाइन। कौन है बेटा? फटाफट जल्दी बताएंगे। तीसरे का कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरे का कौन सा उत्तर सही होने वाला है? फटाफट सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा उत्तर सही होगा? थर्ड का ए। ऋषभ सिंह, थर्ड का ए। थर्ड का ए। ठीक है, बहुत शानदार।
इसका सही उत्तर होगा ए, आइजैक न्यूटन। आपको पता होगा एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। क्या दिया बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो कि बताता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसका फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर F बल है बेटा, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 पहले पिंड का भार है यानी मास है, m2 दूसरे पिंड का मास है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। बहुत सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है यानी ग्रेविटी नहीं होती है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में गिने जाते हैं बेटा। ऐसे प्रश्न थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाफट सभी लोग बताएंगे चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे चौथे का कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बताइए फटाक से सभी लोग। चौथे का ए, चौथे का ए, चौथे का ए, चौथे का ए बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। चौथे का ए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी यानी आप एक बात समझ लें कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, जब हम पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, तो पृथ्वी जो है यानी जो ये अर्थ है, ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको और अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, अपनी ओर खींचने का काम कर रही होगी। जब अपनी ओर खींच रही होगी तो इस सतह पर हम खड़े हो पाएंगे आसानी से, क्योंकि ये नीचे की खींचने की कोशिश कर रही है। जब आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं यानी पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी हमें खींच नहीं पाती है या कोई भी अन्य पिंड हमें खींच नहीं पाता है, जिसके कारण हम हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथे का ए बिल्कुल सही उत्तर है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले पर चलते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति में गतिमान होगा, और अधिक गति से गतिमान होगा। ऐसे जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत बनी रहती है। फटाफट सभी लोग बताएंगे। इसके चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। पांचवे का सी, बच्चे बता रहे हैं पांचवे का सी। फटाफट बताएंगे सभी लोग जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए बेटा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। जब अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष में, उससे एक सेब छोड़ा जाता है, एक चम्मच छोड़ी जाती है, या आदमी खुद कूद जाता है उस अंतरिक्ष यान से, तो वो धरती पर कभी नहीं गिरेगा। वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, उसी गति में, और उसी के साथ उसी गति में, उसी दिशा में, उसी दिशा में गतिमान होगा जिस दिशा में अंतरिक्ष यान चक्कर काटे। ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया ये पृथ्वी है बेटा। ये क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर हमने एक अंतरिक्ष यान छोड़ा हुआ है। ये अंतरिक्ष यान ये पृथ्वी के चारों ओर क्या काट रहा है? आप कहेंगे ये जो अंतरिक्ष यान है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है बेटा। अब आपको पता है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए हमें किस बल की आवश्यकता होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जब कोई निकाय वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, जो होता है अभिकेंद्र बल। क्या होता है बेटा? अभिकेंद्र बल।
अभिकेंद्र बल। वृत्तीय पथ पर किसी भी निकाय को चक्कर लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल से। अब एक छोटी-सी बात बताओ, हमने माना यहाँ से हमने सेब गिरा दिया, ये सेब है, सफ़ेद वाला सेब है और ये पृथ्वी है, ठीक है? आपको पता है ये पृथ्वी से अगर हम बाले माने तो ये आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ पर ये एच ऊँचाई पर चक्कर काट रहा है। कितनी ऊँचाई पर चक्कर काट रहा था? एच ऊँचाई पर। जब चक्कर काट रहा होगा तो चक्कर काटने पे हर बिंदु पर इसके वेलोसिटी की दिशा, वेग की दिशा अलग-अलग होती चली जाएगी, ये तो आपको पता है। ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी ये तो आपने सीख रखा है। ये कुछ ऐसे चक्कर काट रहा होगा सर्कुलर पाथ पर। जब सर्कुलर पाथ पर चक्कर काट रहा है, तो इस निकाय पर हम लोग तो बल नहीं लगा रहे हैं अंतरिक्ष यान पर, फिर वो चक्कर कैसे काट रहा है? तो वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है गोल-गोल, तो वृत्तीय पथ पर चक्कर काटने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? तो कहते हैं अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ये अभिकेंद्र बल हम तो दे नहीं रहे, तो ये अभिकेंद्र बल मिल कहाँ से रहा है? तो ये जो अभिकेंद्र बल है, ये मिल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किस बल से मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। अब एक छोटी-सी बात बताएँगे, कि अंतरिक्ष यान जब चक्कर काट रहा था, तो बेटा ये क्यों चक्कर काट रहा है? तो वृत्तीय मार्ग पर चक्कर काटने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। ये कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया और स्मॉल एम हमने इस जहाज के द्रव्यमान पर चर्चा कर ली, जो अंतरिक्ष में चक्कर काट। तो ये जब चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काटने में ईंधन तो नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि चक्कर काटने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता थी, जो गुरुत्वाकर्षण बल से ऑटोमेटिक मिल रहा है। तो जब ये अंतरिक्ष यान चक्कर काट रहा है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल से चक्कर काटने में मदद मिल रही है। तो अगर हम यहीं पर एक सेब छोड़ दें, क्या छोड़ दें? सेब छोड़ दें, तो वो सेब भी इस वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर अंतरिक्ष में गति करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अभिकेंद्र बल की। और अभिकेंद्र बल किस बल से मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तो बताओ। तो बेटा ये पहला द्रव्यमान हो गया और ये दूसरा द्रव्यमान हो गया, दोनों के बीच की दूरी re प्लस h हो गई। तो ये जो चक्कर काट रहा था अंतरिक्ष यान, ये जिस वेग से चक्कर काट रहा था उसे vo यानी v से वेलोसिटी, o से ऑर्बिटल कहेंगे और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो हमने बताया था re अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। याद करिए, ये बताया था। तो वृत्तीय मार्ग पर चक्कर काटने के लिए इसका जो वेग होगा उसे कक्षीय वेग कहेंगे, वी नॉट। और हमने आपको ये बताया था, ये जो वेग मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है? तो हमने आपको ये भी बताया था कि भैया इसको चक्कर काटने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल से। दोनों को बराबर करके हमने वी नॉट की वैल्यू निकाली थी। तो अगर अंतरिक्ष यान भी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर हम अंतरिक्ष यान से सेब गिरा दें, चम्मच गिरा दें, आदमी गिरा दें, तो वो भी वृत्तीय मार्ग में गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए जो उत्तरदायी बल है प्रमुख रूप से, वह कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। तो अगर बिल्कुल सही बोला है ऋषभ ने और महिमा ने, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पीसा की मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तल के अंदर रहती है। इसके ये 4 ऑप्शन हैं, फटाफट सभी लोग बताएँगे। सभी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर दें। छठे का डी, छठे का डी। महिमा यादव, छठे का डी। चलिए, बहुत शानदार। बिल्कुल सही बताया है। अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, जो ये पीसा की मीनार है, सबसे पहले आप ये जान लें पीसा की मीनार है कहाँ पर? तो आप कहेंगे पीसा की मीनार है इटली में। कहाँ पर है? इटली में। और ये 5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 5 डिग्री। 5 डिग्री कैसे झुकी हुई है हम आपको बताते हैं। जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, तो ये मीनार कुछ ऐसी बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। ये 5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। ये मीनार कितने डिग्री झुकी हुई है? 5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो मीनार है, इस मीनार पर पृथ्वी बल लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है।
तो जब बल लगा रही है तो हमने आपको थोड़े समय पहले बताया था, ये कहाँ जा रहा होगा? नीचे की ओर जा रहा होगा। इस पे बल लग रहा है, कहे बल कितना लग रहा है? तो हमने कहा F = ma मान लिया। तो m तो इसका मास हो गया m, और a जब नीचे जाए या ऊपर जाए तो एक इसमें कन्वर्ट g में। तो ये जो है ये W हो गया। तो यानी जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है जिस बल से, वही बल उस वस्तु का भार होता है, ये हम आपको पहले बताए। तो वो नीचे खींच रही है। और ये जो मीनार है इसकी आधार रेखा क्या है? तो आप कहेंगे आधार रेखा ये आधार रेखा है। ये मीनार की सतह की क्या है बेटा? आधार रेखा है, बेस लाइन। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो लाइन है, वो आधार रेखा के अंदर आ रही है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार रेखा के अंदर रहती है, आधार रेखा के अंदर रहती है, तब तक निकाय पलटता नहीं है, गिरता नहीं। अगर जैसे ही बाहर होगी, वो गिर जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जिन भी बच्चों ने जो डी ऑप्शन बोला है, वो बिल्कुल सही है। छठे का डी ही सही उत्तर होगा। बहुत शानदार, आप सबने सही उत्तर दिया है, छठे का डी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। 7वां प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, और सभी गलत हैं। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे फटाफट कमेंट करके, सभी लोग बताइए जल्दी से। सभी लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से। सभी लोग बताइए फटाक से। सभी लोग बताइए बेटा। चलिए सभी लोग बताएंगे फटाफट। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? फटाफट सभी लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलिए 7th का बी, अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जिन बच्चों ने बताया। अच्छा एक बात बताएं, भार होता क्या? तो W = mg होता है। क्या होता है? mg होता है। यहाँ पर m क्या है? तो आप कहेंगे m है द्रव्यमान, जो कि नियत रहता है, जो परिवर्तित नहीं होता। नियत रहता है, नियत को इंग्लिश में फिक्स्ड कहते हैं। फिक्स के समझ में, परिवर्तित नहीं होता। जी परिवर्तित होता है, ये चेंज होता है। प्रश्न बनता है कि कहाँ-कहाँ चेंज होता है? इस पे चर्चा पहले ही कर चुके। तो अगर जी चेंज हो रहा है तो डब्ल्यू चेंज होगा। अगर जी चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? डब्ल्यू चेंज होगा। यानी अगर जी के मान में परिवर्तन होगा तो भार भी परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा? भार भी परिवर्तित होगा। हमने माना कि हम अर्थ की सतह पर खड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम अर्थ की सतह पर खड़े हुए हैं और हमने इस मार्कर को यहाँ से नीचे नीचे की तरफ छोड़ा। तो जब हमने इसको छोड़ा तो अर्थ इस पर कितना जी लगा रही है? तो आप कहेंगे जी लगा रही है 9.8। कितना लगा रही है? 9.8 हर पॉइंट पर। जब यहाँ पकड़े थे तब भी 9.8, यहाँ आ रहा है तब भी 9.8, यहाँ भी आ रहा है तब भी 9.8। तो जी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब जी में परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या डब्ल्यू में परिवर्तन होगा? क्योंकि भार तभी परिवर्तित होता है जब जी के मान में परिवर्तन हो, अन्यथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब जी फिक्स्ड हो गया तो क्या डब्ल्यू परिवर्तित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं परिवर्तित होगा। तो व्यक्ति का, पिंड का, निकाय का जो भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। और परिवर्तन की स्थिति क्या है? जब जी के मान में परिवर्तन होगा तो भार में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है, फिक्स्ड रहता है। चलिए अगला। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? दो गेंदें हैं, एक 10 किलोग्राम की और एक 1 किलोग्राम। ऑप्शन ए, भूमि पर ए पहले पहुंचेगी। ऑप्शन बी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी। ऑप्शन सी, दोनों भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। फटाक से जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा उत्तर सही होगा। जल्दी बताइए फटाफट स्पीड में, कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी बताइए। 8वां, 8वें का उत्तर दीजिए। महिमा यादव 8वें का सी, 8वें का सी। बिल्कुल सही बात है। बस आप एक बात को याद रखिएगा, ऊंचाई समान होनी चाहिए। ऊंचाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि कोई निकाय, कोई पिंड समान ऊंचाई से, दोनों 20 मीटर की ऊंचाई से, ये धरती है और ये कितने किलोग्राम की है? ये है 10 किलोग्राम की है।
और ये जो गेंद है, ये कितने किलोग्राम की है? ये 1 किलोग्राम की है और दोनों को 20 मीटर की ऊँचाई से फेंका जाता है। कितने मीटर? जब 20 मीटर की ऊँचाई से फेंकेंगे तो एक छोटी-सी बात बताइए, जैसे ही हमने इसे छोड़ दिया तो इसकी कंडीशन हो जाएगी फ्री फॉल की, अपने आप ही नीचे जा रही है। अपने आप क्यों जा रही है? क्योंकि धरती इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है और जो जी का मान है वो कितना है? 9.8 इस पे भी है और 9.8 इस पे भी है। यानी जो जी का मान है, कौन-सा मान है? जी का मान है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप 10 किलोग्राम का रख लो, 100 किलोग्राम का, 1000 किलोग्राम का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़रा चर्चा करते हैं। तो हमने आपको बताया था F इज़ इक्वल टू ma होता है, हमने मान लिया। ये जो निकाय है इस पे पर धरती अपनी तरफ बल लगा रही है F इज़ इक्वल टू ma, इसको mg में कन्वर्ट कर लिया। A को g में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इज़ इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से अगर हम बराबर करा दें तो बेटा mg इज़ इक्वल टू Gmm अपॉन R स्क्वायर। ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा। स्मॉल g की वैल्यू आएगी Gm अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो कैपिटल एम है वो अर्थ का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो कहीं पर भी अगर आप देखें तो आप इन दोनों निकायों के द्रव्यमानों को आपको देखने को इस समीकरण में नहीं मिल रहा है। यानी पिंड का जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, वेट कितना भी हो 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम की 2 गेंदें ले लें, दोनों धरती की सतह पर समान समय में पहुँचने वाली हैं। कोई पहले नहीं पहुँचेगा, कोई बाद में नहीं पहुँचेगा, बशर्ते एक शर्त याद रखिएगा, ऊँचाई दोनों की समान हो, दोनों समान ऊँचाई से छोड़ी जाए, तभी धरती पर वो समान समय में पहुँचेगी। जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी सही था, बिल्कुल सही उत्तर है 8वें का सी। 9वां, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100/6, 60, 100 किलोग्राम और 600 किलोग्राम। फटाफट जल्दी उत्तर बताएंगे 9वें का। सभी लोग 9वें का उत्तर दीजिए। सभी लोग 9वें का उत्तर दीजिए। 9वें का सी। 9वें का सी। 90 का सी। बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, 100 किलोग्राम रहेगा। अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा भैया कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने आपको क्या बताया था? जो किसी भी पिंड का जो भार है, वो किस पर निर्भर करता है? जी पर निर्भर करता है। ये कैसे बताया था? तो हमने बताया था W इज़ इक्वल टू mg बताया था। m का मतलब मास यानी द्रव्यमान और ये द्रव्यमान होता है, ये नियत रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। चेंज क्या होता है? जी चेंज होता है। जी चेंज होगा तो भार चेंज होगा। आप किसी भी निकाय को कहीं पर भी ले जाएँ, उसका द्रव्यमान हमेशा नियत रहने वाला है। प्रश्न क्या कहता है? एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम। भार नहीं बोल रहा है। अगर भार बोलता तो पृथ्वी पर कुछ और होता और चंद्रमा की सतह पर कुछ और होता। किंतु बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 100 किलोग्राम है। आप कहीं भी ले जाएँ इसको, चंद्रमा पर ले जाएँ, अंतरिक्ष पर ले जाएँ, कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। और चंद्रमा की सतह पर भी इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, वो कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा। कितने किलोग्राम हो जाएगा? 100 किलोग्राम। यानी द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, इस बात को आप याद रखें। चलिए, अगला है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सभी साथ पहुंचेंगे। फटाफट बताइएगा। 10वें का उत्तर दीजिए सभी लोग, 10वें का उत्तर दीजिए। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है धरती की सतह पर। वह कब पहुंचेंगे? जल्दी बताइए। पहले लकड़ी वाला पहुंचेगा, मोम वाला पहुंचेगा, लोहे वाला पहुंचेगा या सभी साथ पहुंचेगा? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, सभी साथ पहुंचेंगे क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भैया अगर ऊंचाई समान है तो पहुंचने में कोई भी विलंब नहीं होगा, कोई पहले कोई बात नहीं पहुंचेगा, चाहे किसी का द्रव्यमान कितना ही क्यों ना हो, कोई 100 किलोग्राम का हो तो कोई 1 किलोग्राम का, बशर्ते ऊंचाई जो है वो समान होनी चाहिए। तो तीनों समान समय में पहुंचेंगे। हवा
अगला क्वेश्चन क्या है? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिराए जाने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, मतलब एक साथ पहुंचेंगी। ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। जल्दी से बताइए 11वें का 11वें का फटाफट बताएंगे सभी लोग। 11वें का सही उत्तर दीजिए, बिल्कुल पीछे की तरीके है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 11वें का उत्तर दीजिए सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सही है ऋषभ सिंह। 11वें का ए, महिमा यादव कह रही हैं 11वें का ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने आपको क्या बताया? निकाय का जो भार है, पिंड का जो भार है, जो वस्तु का जो भार है, वो कभी ये निर्धारित नहीं करेगा कि कौन पहले पहुँचेगा, कौन बाद में पहुँचेगा। ऊँचाई समान होनी चाहिए, तो चाहे हवा में लोहे की लटका दो, चाहे लकड़ी की लटका दो और चाहे किसी और धातु की बनी गेंद लटका दो और दोनों को समान ऊँचाई से छोड़ो, तो वो सब पृथ्वी की सतह पर एक समय पर गिरेंगी, एक साथ पहुँचेंगी। यानी 11वें का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 12वां यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उस स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ रहा है अभी वो कितना होता? ऑप्शन ए अब जितना है उसका दुगना। ऑप्शन बी अब जितना है उसका 4 गुना। ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन डी अब जितना है उसका आधा भाग। फटाफट बताएंगे, केवल 10 सेकंड आपके पास है। केवल 10 सेकंड आपके पास है, फटाफट बताएंगे। केवल 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी बताएंगे सभी लोग। 12वें का डी, ऋषभ सिंह 12वें का डी, महिमा यादव 12वें का सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बात ये समझिए कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ रखा है और हमने आपको बता रखा है कि हमने माना कि ये पृथ्वी है, ये आपके सामने पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहाँ पर एक निकाय है, रखा हुआ है, ये इस स्थान पर। तो पृथ्वी इसे अपने केंद्र की ओर खींच रही होगी, कहा बिल्कुल खींच रही है। तो खींचने के लिए हमने माना ये जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और जो निकाय का द्रव्यमान है वो स्मॉल है। तो पृथ्वी जिस बल से खींच रही है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बात आपको पता है। आप कहेंगे आर क्या है? आर इन दोनों के बीच की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र की और वस्तु के बीच की दूरी आर है। अब क्या कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगनी कर दें। अभी दूरी आर थी, ध्यान से देखिए, अब दूरी को दुगना कर दिया। दूरी को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। तो एक छोटी सी बात बताएं, दूरी दुगनी हो जाएगी तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन दुगनी हो रही तो क्या 2r हो जाएगी? कहेंगे बिल्कुल, और स्क्वायर तो लगता है तो स्क्वायर लगा। तो बेटा ये नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो हमने जी डैश कर लिया इसे, जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर। क्या बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल, जी एम एम अपॉन में क्या लिख दिया? आर स्क्वायर। कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा ये जी एम एम अपॉन में जो आर स्क्वायर है, ये पहले फोर्स लग रहा था जब दूरी आर थी। कितनी थी? आर। तो ये एफ है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल है। तो लिख देंगे एफ डैश जो अब लग रहा है दूरी के परिवर्तन से, वो एफ बाई 4 है। पहले बल कितना लग रहा था? पहले जो बल लग रहा था वो एफ लग रहा था, क्योंकि दूरी कितनी थी? आर थी। अब दूरी को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, यानी निकाय को उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ ले जाकर रख दिया। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? एक चौथाई हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। यहीं से समझ में आ रहा है दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा, पहले की तुलना में 1/4 भाग हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया था वो एकदम सही है। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। चलिए अगला मानव शरीर का भार सर्वाधिक होगा। मानव शरीर का भार सर्वाधिक होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ध्रुवों पर, पृथ्वी की सतह पर, अगला विषुवत रेखा पर और डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय भागों। भार सर्वाधिक होगा
सभी लोग बताएंगे भार सर्वाधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, तो जो मनुष्य का भार है पृथ्वी की सतह पर वो 9.8 है, ये तो आपको पता है। साथ ही साथ हमने बताया है विषुवत रेखा पर भार कम है और ध्रुवों पर भार क्या है बेटा? ज़्यादा है, ये भी बताया। ऊँचाई पर जाने पर हमने भार में कमी बताई, पृथ्वी के भीतर जाने पर भी हमने भार में कमी बताई। पृथ्वी के केंद्र पर जो हमने भार बताया वो शून्य बताया। इसके बाद भार, कौन-सा भार? शून्य क्यों होगा वो भी हम आपको बता चुके हैं। जी के मान में परिवर्तन से भार में भी परिवर्तन होगा, इस बात को याद रखिए। जी का मान जैसे-जैसे परिवर्तित होता रहेगा वैसे-वैसे भार में भी परिवर्तन होगा। जी का मान ध्रुवों पर ज़्यादा है, इस वजह से व्यक्ति का भार भी कहाँ ज़्यादा है? ध्रुवों पर। क्योंकि W इज़ इक्वल टू mg होता है, W का मतलब होता है भार, वेट। M से और G से मिलकर बना है, M का मतलब मास यानी द्रव्यमान जो कि नियत रहता है, निर्धारित रहता है। परिवर्तन जी के मान में आता है और जी के मान में परिवर्तन आने से व्यक्ति के भार में भी परिवर्तन होता है और पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों पर जी के मानों पर चर्चा करी थी, जिसमें ध्रुवों पर मान सर्वाधिक हमने बताया। 15वां प्रश्न एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें अधिक होगा? फटाफट सभी लोग बताएंगे। वायु में, जल में, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। 15वां सभी लोग बताएंगे, जल्दी-जल्दी बताएं सभी लोग। 15वां प्रश्न जल्दी से बताएँगे। थोड़ा अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों की जो संभावनाएँ रहती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। इन सब में अगर हम देखें एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होगा? तो हाइड्रोजन में अधिक होगा। अब ये भार होता क्या है? ये जो किसी भी निकाय का जो भार है, वो किस पर निर्भर करता है? 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। कौन-सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और जो दूसरा बल है वो है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण तो बल आपको पता है। जब पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी किसी भी निकाय को, किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है और आकर्षित करने के लिए जो बल होता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये उत्प्लावन बल क्या है? आपने सुन रखा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो हम आपको आगे बताएँगे। उदाहरण के तौर पर ये जो निकाय है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कहाँ है? ऊपर से नीचे की, ठीक है? नीचे से ऊपर की ओर जो एक बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। अब ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी ऑप्शन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उत्प्लावन बल सबसे कम है। हाइड्रोजन का उत्प्लावन बल सबसे कम है, ठीक है? हमने क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नीचे की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है? और नीचे से हमने उत्प्लावन बल लगा दिया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो बेटा 100 नीचे लग रहा है और 10 ऊपर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएँगे। तो नेट कितना आएगा? तो आप कहेंगे नेट आएगा 90 न्यूटन। न्यूटन कह दें या केजी कह दें? तो किसी भी निकाय का भार कितना हो गया? 90 केजी। अब वायु में मान लिया 10 लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं। बेटा हमने जल में मान लिया 12 लग रहा है। कितना लग रहा है? 12 लग रहा है। उत्प्लावन बल नीचे से जो लग रहा है, नीचे से जो लग रहा है, ऊपर वाला तो फिक्स है, नीचे से जो हमने मान वो लग रहा है। तो जल में हमने मान लिया भैया ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा कितना लग रहा है? तो उदाहरण के तौर पर मान लो 40 लग रहा है। कितना लग रहा है जल में? 40। तो बेटा पानी के अंदर इसका वेट कितना आएगा? तो 40 घटा दो, तो आएगा 60 केजी। वहीं हाइड्रोजन में अगर हम लोग देख लें, तो हाइड्रोजन में हमने मान लिया 2 लग रहा है, नीचे से उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल कितने केजी लग रहा है? 2 केजी लग रहा है। तो भार कितना आ गया? 98 केजी आ गया, नेट भार। फिर हमने नाइट्रोजन में मान लिया, उदाहरण के तौर पर मान रहे हैं बेटा, ऊपर से 100 लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे से उत्प्लावन बल हमने 5 मान लिया। कितना मान लिया? 5। तो बेटा नेट कितना आ गया? 95 केजी आ गया। तो आप छोटी-सी बात बताएँ, सबसे ज़्यादा वेट किसमें है? 98 केजी। 98 केजी कौन-सा है? हाइड्रोजन वाला ऑप्शन मान रखा है। तो किसी भी निकाय का जो भार है, वो 2 का समायोजन है, 2 बलों का समायोजन है।
पहला है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगता है और उत्प्लावन बल दक्षिण से उत्तर की ओर लगता है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण के तौर पर एक हमने वजन नापने वाली मशीन को पकड़ रखा है और इसका वजन, पेन का वजन उदाहरण के तौर पर उसने 1 किलो बताया, यहाँ पर 1 किलो बताया और जैसे ही हम इसको पानी में ले जाएँगे, कहाँ ले जाएँगे? पानी में। पानी में रख जैसे ही रखा, ये थोड़ी हल्की हो गई है। कैसे? यहाँ 1 किलो था, अंदर जाते ही 600 ग्राम हो गई। अब 600 ग्राम हो गई, तो ये वज़न कम कैसे हो गया? फिर बाहर निकाला, फिर 1 किलो, फिर अंदर डाला 600, 400 ग्राम जा कहाँ से रहा? तो आप बताएँगे जब हवा में लटक रही थी, तो हवा में जो उत्प्लावन बल का मान था वो कम था। पानी में जैसे ही डाला तो पानी की सतह ने इसके ऊपर एक बल लगाया, उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। बियॉन्सी बियॉन्ड फोर्स, उस उत्प्लावन बल का मान पानी में अधिक है और जब पानी में अधिक है, तो व्यक्ति का या निकाय का या वस्तु का भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सारा खेल किसका है बेटा? उत्प्लावन बल, बियॉन्सी, बियॉन्ड फोर्स। अभी आगे पढ़ेंगे, उस पे चर्चा बाद में करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो और समान वेग से नीचे जा रही हो। सभी लोग फटाफट बिना समय बर्बाद करे जल्दी बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जल्दी बताएं। 17वें का ए। 17वें का ए बिल्कुल सही उत्तर है। हमने आपको लिफ्ट की कंडीशंस बताई थी और हमने आपको बताया था डब्ल्यू यानी जो भार होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा और रिएक्शन जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो त्वरण के साथ, किसके साथ? त्वरण के साथ जा रही हो। अगर वेग समान हो गया, वेलोसिटी समान हो गई, वेलोसिटी समान हो गई तो त्वरण नहीं होगा, त्वरण ए जीरो हो जाएगा तो व्यक्ति का भार भी कितना होगा? जीरो। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब लिफ्ट त्वरित होकर या त्वरण के साथ ऊपर की दिशा में गतिमान हो रही हो, तो निकाय का जो भार होता है वो होता है m, यानी मास, जो कि परिवर्तित नहीं होता, g प्लस ए। यहाँ पर g है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और a वह त्वरण है जिस त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान है। जिन बच्चों ने ए बोला था बिल्कुल सही है, ए सही उत्तर है। चलिए 18वें प्रश्न पर चलते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, कहाँ फेंका जाए? इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर, फिर क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी, टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। चलिए 18वें का उत्तर सभी लोग बताएंगे फटाफट, केवल 10 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। ऋषभ सिंह, बेटा नंबर लिखा करो। ऋषभ, आगे कौन से क्वेश्चन का ए बता रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। 18वें का बी, ऋषभ सिंह कह रहे हैं 18वें का बी, वह पृथ्वी पर आकर गिरेगी। वह पृथ्वी, महिमा यादव 18वें का बी बिल्कुल सही उत्तर है, वह पृथ्वी पर आकर गिरेगी। यदि किसी भी निकाय को, किसी भी पिंड को आपको फेंकना है और वो अंतरिक्ष में चला जाए, पृथ्वी की सतह पर वापस ना आए, तो जिस वेग से आपको फेंकना है उसे पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वीई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर बेटा इसके मान की बात करें तो आपको पता है इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम इतनी रफ्तार से फेंकें, वो रफ्तार कितनी हो? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तब तो वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, पृथ्वी पर आकर गिरेगा नहीं। पर हमने फेंका कितने से है? 8 से। 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है, तो वो दोबारा पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा। 11.2 या इससे अधिक फेंक देंगे, वो पृथ्वी पर दोबारा आने वाला नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। जिन्होंने बी उत्तर दिया था बिल्कुल सही है। 19वें प्रश्न, किसी पिंड व वस्तु का भार कहाँ पर अधिकतम होगा कहने की बात कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होगा। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिक होगा। ऑप्शन डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा, पहाड़ों पर अधिक होगा। अब आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? 19वां, फटाक से बताएंगे सभी लोग। 19वां, ऋषभ सिंह 19वें का बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा।
ध्रुवों पर बच्चे कह रहे हैं ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक-एक करके ऑप्शन को अलग करते हैं तब मज़ा आएगा। क्या कहता है? विषुवत रेखा पर अधिक होगा। विषुवत रेखा इक्वेटर आपको पता है पृथ्वी पर अगर आप जाएँगे तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर होगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, ये भी गलत होगा। पृथ्वी पर तल पर सभी जगह समान होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। विषुवत रेखा पर कम है, ध्रुवों पर ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। क्या कह रहा है? मैदान नीचे होंगे और पहाड़ ऊपर होंगे। कह रहा है ऊँचाई पर जाने पे जी के मान में बढ़ोतरी होगी, असंभव। हमने आपको पहले ही बताया था, ऊँचाई पर जाए चाहे गहराई में जाएँ, जी का मान कम होगा ही होगा। तो क्या कह रहा है? मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। पहाड़ ऊँचाई पर हैं और ये मैदान है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है। ये कह रहे हैं जी का मान यहाँ ज़्यादा होगा। एक छोटी-सी बात बताएँ, ऊँचाई बढ़ रही है कि नहीं? आप कहेंगे ऊँचाई बढ़ रही है। ऊँचाई के बढ़ने से जी का मान कम होता है, ना कि बढ़ता है। गहराई में जाने से जी का मान कम होता है, ना कि बढ़ता है। ये जो डी ऑप्शन है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो जो भार है, वो सर्वाधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। चलिए अगला, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, उसके स्थान पर दुगनी कर दी जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताएँ 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर दें, 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर दें सभी लोग। 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर दें। ये जहाँ तक हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, 20वां नंबर प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 20 का सी, 20 का सी। दूरी क्या कर रहे हैं? दुगनी कर रहे हैं, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे 4r स्क्वायर, 4 को बाहर कर लेंगे r स्क्वायर, तो 1/4 gmm अपॉन r स्क्वायर, उसकी जगह f लिख लोगे, f अपॉन 4 हो गया, नया वाला f डैश हो गया, f डैश इज़ इक्वल टू f अपॉन 4 यानी पहले की तुलना में 1/4 यानी जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, इसे पहले भी कर चुके हैं। आप जाकर पीछे देख लीजिएगा अगर आपको ना दिखे, तो ये पीछे इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है 20 का। चलिए 21, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीई के बारे में बताना है। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे-जैसे गेंद नीचे आती है, त्वरण में वृद्धि होती है। उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। फटाफट बताएँगे, जल्दी से बताएँगे 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। 21वें नंबर प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग फटाफट। 21वें नंबर प्रश्न का महिमा यादव, 21वें का ए। ऋषभ सिंह, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 21वें का है। बेटा गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? तो हमने गेंद ली है और गेंद को कहाँ फेंका है? ऊपर की ओर फेंका है। ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये कहाँ काम कर रहा होता है? किसी भी निकाय को पृथ्वी के केंद्र पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि कहाँ काम कर रहा है? नीचे की ओर। गेंद कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर और गुरुत्वीय त्वरण कहाँ काम कर रहा है? नीचे की ओर। तो क्या दोनों की दिशाएँ विपरीत हैं कि नहीं है? तो क्या कह रहा है? गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। गेंद ऊपर जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे आएगा। अगर गेंद को नीचे छोड़ते हम, गेंद को नीचे अगर छोड़ देते, ये नीचे गेंद जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे काम कर रहा है, तब दोनों की दिशा क्या हो जाती? समान हो जाती, एक समान हो जाती। अभी गेंद ऊपर जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे काम कर रहा है, तो दिशा कैसी हो गई? विपरीत। चलिए 22 नंबर, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही से ऊपर की ओर चल रही हो, स्थिर वेग से नीचे की ओर चल रही हो, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, नीचे की ओर त्वरित होने वाले। फटाफट बताइए सभी लोग। 22वां नंबर प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग फटाफट। 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर दिया जाए जल्दी से। 22 का सी महिमा, 22 का सी ऋषभ, 22 का सी बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। 22 का सी, 22 का सी। हमने आपको बताया यदि वेग यानी वेलोसिटी सेम है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले वीडियो देखिएगा जाकर, तब आपको समझ में आएगा। विस्थिर वेग है, वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं तो मामला खत्म। एक्सेलरेशन अगर है नहीं, जो वास्तविक भार है वही भार हमारा रियल हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। स्थिर वेग वाला तो हमेशा गलत होगा। अब जब ऊपर की तरफ जा रही हो त्वरण के साथ, तो अभी तो बताया था R इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू M और G प्लस A। तो व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ा हुआ तब प्रतीत होगा जब त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर की दिशा में गतिमान हो।
जब त्वरण के साथ नीचे आ रही होगी तो व्यक्ति का भार जो है, वस्तु का भार है, वो घटा हुआ प्रतीत होगा। जिन बच्चों का सी उत्तर था बिल्कुल सही है। चलिए 23वां भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे। 23वें नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी 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 उत्तर दें सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न का उत्तर दें। 23वें का ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। चलिए, ये भारहीनता वेटलेसनेस है क्या? हमने आपको बताया था कि हमारा भार, जैसे हम यहाँ पर इस सतह पर खड़े हुए, इस सतह पर खड़े हुए, हमारा भार हमें कैसे महसूस होता है? तो ये जो सतह है ये धरती पर है, अर्थ पर हमने मान लिया। अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही, आप कहेंगे बिल्कुल खींच रही। खींचने के लिए वो बल लगा रही होगी, जो कि W इज इक्वल टू mg है। ये कैसे आया? F इज इक्वल टू ma, और a को हमने g में परिवर्तित करा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कुछ और नहीं है, हमारा भार है, जो कि नीचे की ओर जा रहा है। फिर हमने धरती की सतह पर एक्शन लगाया अपने भार की वजह से। धरती की सतह ने क्या लगाया? रिएक्शन लगाया, आर लगाया। और ये आर जो है न्यूटन के तीसरे नियम से आया, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया। तो जितना हमारा वेट है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल हम धरती की सतह पर लगा रहे हैं, या धरती हमें उतने ही बल से खींच रही है। उसके जस्ट विपरीत दिशा में जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसी से तो हमें अपना भार महसूस हो रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण जीरो है तो हम धरती पर बल नहीं लगा पाएंगे। जब धरती पर हम बल नहीं लगा पाएंगे तो क्या धरती हम पर भी बल लगाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाएगी। तो जब हम पर धरती भी बल नहीं लगाएगी तो बेटा इस स्थिति में हम कैसे महसूस करेंगे? स्वयं को वेटलेस महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में कुछ भार ही नहीं बचा है। इस स्थिति को भारहीनता की स्थिति। पूरा खेल रिएक्टेंट फोर्स का है, प्रतिक्रिया बल का है। और प्रतिक्रिया बल कहां से जन्म लेगा? जब क्रिया बल काम कर रहा होगा। और क्रिया बल कैसे काम करेगा? जहां पर गुरुत्वाकर्षण होगा, हमारे भार की वजह से धरती पर जो क्रिया लग रही होगी उसी के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया बल से ही हम अपने भार को महसूस कर पाते हैं। 24 एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है उसका भार बढ़ गया है, उसका भार कम हो गया है, उसके अंदर भार बचा ही नहीं है, और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। फटाफट सभी बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग शानदार तरीके से। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग। 24 का सी बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था सारा खेल प्रतिक्रिया बल का है। अंतरिक्ष पर जब हम चक्कर काट रहे हैं तो अंतरिक्ष पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है ही नहीं। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो हम नीचे की ओर खींच नहीं रहे हैं। जब हम खींच नहीं रहे हैं तो हम क्रिया बल नहीं लगा रहे हैं। जब क्रिया बल नहीं लगा रहे हैं तो प्रतिक्रिया बल भी नहीं लग रहा है। प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया, और प्रतिक्रिया बल के होने से ही तो हमें अपने भार का अनुभव होता है। जब प्रतिक्रिया बल ही शून्य हो गया तो हमारा कुछ भार हमें महसूस होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। और इसी कंडीशन को भारहीनता की स्थिति, वेटलेसनेस कहते हैं। आपने पढ़ रखा है, टॉपिक हमने पढ़ाया है, वेटलेसनेस ऑफ द सैटेलाइट, यानी उपग्रहों की भारहीनता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 24 का सी, भारहीनता। 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है ये, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यानी जो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है, समझ के चलना है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल शून्य, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो गया भाई साहब, जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग, सभी लोग। सभी लोग बिल्कुल। महिमा यादव ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिफाइन कर दिया, जीई से। अगर W इज इक्वल टू एम जी होता है बेटा, मास जो है वो नियत रहता है, फिक्स रहता है। जी में परिवर्तन हो रहा है, जी का मान शून्य हो गया।
तो भार कितना हो गया? शून्य हो गया। डब्ल्यू का मतलब वेट होता है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान वही रहेगा। हमने क्यों वही रहेगा? क्योंकि द्रव्यमान जो है, जो मास है वो नियत रहता है, भार परिवर्तित होता है। तो जिन भी बच्चों ने 25 का ए उत्तर सही बताया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत शानदार। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 65 से 70 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग। और कल की क्लास में उम्मीद करेंगे थोड़ा तेज पढ़ाया जाए ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके उत्तर ज़रूर दिए जाएँगे। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो करना भूलें ही ना। तो अगली क्लास में 25 के आगे क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।